हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कक्षा 12 में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर परिवहन तथा संचार। परिवहन तथा संचार में हमने स्थल परिवहन के रेल परिवहन वाले टॉपिक में कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पूर्वी सिडनी को पश्चिमी पर्थ तक जोड़ता है। ब्रोकन हिल, कलगोरी और कूलगार्डी इस मार्ग के मुख्य जंक्शन है, यानी जो इस रूट पर पड़ते हैं ये कुछ जंक्शन हैं, कलगोरी और कूलगार्डी। यह उल्लेखनीय है कि कलगोरी और कूलगार्डी दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण सोने के खदान है, यानी इन क्षेत्रों में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सोने के खदान है कूलगार्डी और कलगोरी में। इसको हम एक मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और ऑस्ट्रेलिया के मैप में हम यहाँ देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मैप में हम देख रहे हैं जो ये रेड डॉटेड और रेड पूरी लाइन है, ये हमारा है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, जो हमारे इंडेक्स में भी दिखा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक ये जाता है। मैप के माध्यम से भी आप एक बार समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे। तो इसके बारे में आइए जानते हैं। यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक का लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे का रह गया है। यानी समुद्री मार्ग में से हम अगर यात्रा करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगता है रेलवे के मुकाबले। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात सुअर का मांस, शराब, फल और मशीनरी हैं। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जो रेड हमारा हाईलाइट्स है और इंडेक्स में भी दे रखा हुआ है ओरिएंटल एक्सप्रेसवे, तो इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि समझते वक्त मैप का सहारा अवश्य लें और मैप के जो हाईलाइट्स तथ्य हैं उनको देखने के साथ साथ जो पीछे वर्ल्ड या किसी महाद्वीप का मैप बना होता है उसको भी समझने का एक बार प्रयास किया करें। अब हमारा आता है जल परिवहन। तो अभी हमने पिछली टॉपिकों में स्थल परिवहन के दोनों ही प्रकारों का पढ़ा, जैसे रेल परिवहन और सड़क परिवहन। अब हम पढ़ेंगे जल परिवहन। देखिए, जल परिवहन क्या है। यह परिवहन का एक चिरकालीन एवं महत्वपूर्ण साधन है। जलमार्ग एक पानी का नौगम्य शरीर है। जल परिवहन के महत्वपूर्ण इलाकों में से एक यह है कि इसमें महत्वपूर्ण फायदों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण करना नहीं पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है या किया जाता है। सबसे पहले हम जल परिवहन का एक छोटा सा रूप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप देखेंगे जल परिवहन वास्तव में होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज जा रहा है परिवहन का उपयोग करते हुए। यह एक मालवाहक जहाज है जो बहुत सारे माल को एक साथ परिवहन करने का कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं, यानी जल के माध्यम से परिवहन किस प्रकार से करते हैं या कर सकते हैं। छोटी नावें, बड़ी नावें इसमें इंक्लूड हैं। आप देख रहे हैं बड़ा बोट, बड़ी बोट और छोटी बोटें और बड़े से जहाज, जिनको बहुत बड़ा क्रूज कह सकते हैं, एक साथ पानी में चल सकते हैं।
बहुत सारा माल, वस्तुओं, मनुष्यों को, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा पीछे कि जो हमारा जल परिवहन है वो दो प्रकार का होता है। जल परिवहन के दो प्रकार के मार्ग होते हैं। सबसे पहला है अंतर्देशीय जल परिवहन या आंतरिक जल परिवहन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अंतर्देशीय जल परिवहन देश के आंतरिक भागों में नदियों, नहरों, झीलों तथा तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। यानी ऐसा परिवहन जो जल के माध्यम से ही देश के आंतरिक भागों में किया जाए या देश के बाहर जो सीमा होती है, तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, उससे देश के अंदर ही किया जाए, उसे क्या कहते हैं? हम अंतर्देशीय जल परिवहन कहते हैं। इसमें नावें, स्टीमर यात्रियों तथा माल के वहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि छोटी नावें, बड़ी नावें, जो आंतरिक जल परिवहन है उसमें स्पेशली छोटी नावें या स्टीमर यात्रियों या माल को ले जाने का कार्य करती हैं। आंतरिक परिवहन में बड़े बड़े जहाज़ों को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। आंतरिक मार्गों का विकास नहर की चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। ये आंतरिक जलमार्ग का एक छोटा सा प्रारूप है, एक डायग्राम है। देख रहे हैं इसमें एक छोटी बोट है जो नहर के माध्यम से परिवहन कर रही है, और साइड में हमारा आप धरातल को देख सकते हैं, लहलाते हरियाली को देख सकते हैं, जो वनों के बीच से होती हुई भी जा रही है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन के साधन होती हैं। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी और धात्विक अयस्क आदि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात किया जाता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसा कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों के साथ प्रतिद्वंदता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न हो पाने एवं अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाला जल परिवहन अपनी महत्ता खो चुका है। आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों की नौगम्यता को बढ़ाया गया है। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के प्रमुख वाणिज्यिक मार्ग हैं। यानी बहुत सारे ऐसे जलमार्ग हैं जो नदी के माध्यम से विश्व में प्रसिद्ध हैं। केवल वो नदियों के माध्यम से परिवहन वो किया जाता है, जिसको हम अंतर्देशीय परिवहन के मार्ग में हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है राइन जलमार्ग। तो इसके बारे में जानिए, देखिए क्या है। राइन नदी जर्मनी के नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड्स में स्टॉकहोम में अपने मुहाने से लेकर के स्विट्जरलैंड में वेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन करने योग्य है। सामुद्रिक पथ कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में दर्चेल डॉर्क राइन नदी पर स्थित एक पत्तन है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड्स के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से जोड़ता है। इसका डायग्राम थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पर आप मैप है और मैप में देख सकते हैं ये हमारा राइन नदी के द्वारा होने वाला परिवहन है। ये राइन नदी का मार्ग है। ये तो लिख रहा है इसमें रिवर ऑफ राइन, रिवर राइन। तो ये कहाँ से होकर जाता है ये आप देख सकते हैं, और इसकी पूरी लोकेशन आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डैन्यूब जलमार्ग की, जो अगला है। यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टारना सोवरीन तक नौकायन करने योग्य है।
डैन्यूब जलमार्ग भी महत्वपूर्ण जलमार्ग है, यूरोप का प्रमुख जलमार्ग है, आप देख सकते हैं, जो कि हमारा अंतर्देशीय या आंतरिक जलमार्गों के रूप में सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं इसका डायग्राम। ये इसका डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे या इसके बचे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।